बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज वाला जो मेरा टॉपिक है वो 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके जो है वो बाकी न्यूमेरिकल हो गए हैं। ये लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 4.9 जी। स्टेटमेंट स्टूडेंट इसके पढ़ लें। स्टेटमेंट इसकी क्या है? A nut has been tightened by a force of 200 Newton using 10 centimeter long spinner. What is the length of a spinner is required to loosen the same nut with 150 force. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एक नट है वो 10 सेंटीमीटर लंबा स्पिनर इस्तेमाल करके 200 न्यूटन की फोर्स से कस दिया गया है। 150 न्यूटन की फोर्स से उसे ढीला करने के लिए जो है वो कितना लंबा स्पिनर दरकार होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो गिवन डेटा में आप लोगों ने क्या बतानी है जी। पहली फोर्स उसके उस नट के ऊपर जो लगाई गई है वो हमारे पास F1 थी 200 न्यूटन। उसकी जो लेंथ थी उस स्पिनर की पहली L1 वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा हुआ है कि उसकी जो दूसरी फोर्स ढीला करने के लिए जो लगाई गई है वो है 100। हमारे पास वो फोर्स है F2 इज इक्वल टू 150 न्यूटन। आपने दोबारा जो ढीला करने के लिए जो नट की लंबाई है L2 वो हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है स्टूडेंट, क्या था गिवन डेटे में? पहली फोर्स थी। ठीक है, ये फोर्स लगाकर 10 सेंटीमीटर वो लंबा स्पिनर था, हमने 200 की फोर्स लगा के उसे कस दी है। फिर कह रहे हैं 150 की फोर्स लगाएंगे तो बताएं कि वो जो स्पिनर है उसकी लंबाई कितनी रह जाएगी। तो स्टूडेंट अगर ये देखें तो हमारे पास जो टॉर्क होता है क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो ये किसके मुताबिक है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं ये मोमेंट्स का असूल कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट है वो इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के। ठीक है स्टूडेंट, जो क्लॉकवाइज मोमेंट होता है वो इक्वल किसके होता है? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के। तो ये जो मोमेंट है ये हम लोग ने जो है वो टॉर्क के पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी जो पहला टॉर्क क्लॉकवाइज जो T1 है वो इक्वल हमारे पास किसके है? T2 के। तो अब यहाँ से टॉर्क देखें किसे किसे इस्तेमाल करना आपने। F1 टॉर्क की तो इक्वल होता है F ज़रब L L1 के। फिर इसी तरीके से F2 ज़रब L2। आपने यहाँ से L2 निकालना है तो F1 मल्टीप्लाई L1 डिवाइडेड बाय F2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपने कीमतें जो है वो दर्ज कर देनी है। F1 की कीमत कितनी है हमारे पास? 200। L1 की कीमत 10 डिवाइडेड बाय F2 की कीमत 150। तो स्टूडेंट अगर इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसका आंसर आया हुआ है? L2 का। ठीक है स्टूडेंट, गिवन डाटा हमारे पास क्या था? उसकी पहली फोर्स थी, इतनी फोर्स लगाई है और उस नट की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो गई है। ये कह रहा है अगर 150 की फोर्स लगाएंगे तो बताएं उस नट की कीमत कितनी रह जाएगी। हमने क्या कह दिया कि प्रिंसिपल का असूल कहता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज के, यानी जो पहला टार्क है वो इक्वल होता है उसके दूसरे टार्क के। ठीक है स्टूडेंट, तो टार्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? F ज़रब L। यहाँ पर T1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? F1 ज़रब L1। इसी तरीके से यहाँ से L2 हमने निकालना था वो एक साइड पे निकाल लिया है, आगे इसकी कैलकुलेशन रखी है। अच्छा, यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, मैंने बताया हुआ है कि जो लंबाई होती है वो हमेशा मीटर में होती है। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग इसे मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। अगर मीटर में चेंज करेंगे ना तो आप लोग यहाँ पर ये देखिए ऐसे कर देती हूँ L2, फिर लिखोगे 200 मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइडेड बाय 150, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.133। ठीक है स्टूडेंट, ये मीटर में आया जवाब। अगर आपने दोबारा सेंटीमीटर में लेके जाना होगा, जैसे बुक पे आंसर उसने सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 2 हिंद से उठा के अगर आप लोग आगे लेके जाएंगे 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर, आंसर आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 की कीमत सेंटी होती है। तो जैसे मर्जी आप लोग कर सकते हैं। बुक पे आंसर जो है वो सेंटीमीटर में था, इस वजह से मैंने सेंटीमीटर को मीटर में नहीं चेंज किया और बुक के मुताबिक इसका आंसर लेके आई हूँ।
ठीक है, अगर आप लोग चेंज कर भी लेंगे तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। एंड लास्ट पर आकर आप लोग दोबारा इसे सेंटीमीटर में लेकर जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस चैप्टर के मेरा लास्ट वाला न्यूमेरिकल था। चैप्टर स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी मिस्टेक आप लोग को मिले तो आप लोग ने मुझे बताना है, इंशाल्लाह मैं उसे दूर करूँगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।